हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नाथसा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा साइंस का क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड। और अभी हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, मतलब ये वीडियो रिवीजन वीडियो है, डिस्क्रिप्टिव वीडियो नहीं है। और रिवीजन के लिए, जैसे कि मैं अपने क्लासरूम्स में भी सारे बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि रिवीजन के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का यूज़ करो, या फिर अपनी जो भी नोट्स मेकिंग आप लोगों ने की है क्लास 10th के प्रिपरेशन के टाइम पे, आप लोग या फिर नोट्स को यूज़ करो या फिर यूज़ करो तो एनसीईआरटी को यूज़ करो। अभी जो हमारी रिवीजन वीडियो बनेगी, उस रिवीजन वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को पिक करने वाला हूँ और डिस्क्रिप्टिव नहीं होगी, मतलब बहुत ही बुलेट पॉइंट्स होंगे। और स्टूडेंट्स, एक और चीज़ वो ये कि मैं इस वीडियो को प्रिपेयर कर रहा हूँ हैंड राइटिंग में, और वो इसलिए, अगर मैं चाहता तो मैं इसके स्लाइड्स प्रिपेयर करके फिर मैं आपको पढ़ा सकता था, ताकि चीज़ें और फास्ट फॉरवर्ड हो जाए और चीज़ें मैं बहुत टाइम लिमिट के अंदर आपको चीज़ें प्रोवाइड कर सकूं। बट मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको इसको राइटिंग में लिख लिख कर करके तैयारी करवाऊंगा, अभी रिवीजन करवाऊंगा, जिससे कि आप भी साथ साथ क्या करोगे, एक नोटबुक लो या फिर एक पेज लो, कॉपी पेन हाथ में रखो और वर्ड बाय वर्ड चीज़ों को लिखते हुए चलो। ये है रिवीजन का बेस्ट तरीका कि आप कुछ लिखो, सिर्फ सुनना नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि मैं वर्बली बताऊंगा, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको वीडियो को पॉज करके उसको राइट डाउन कर लेना। बट अभी जो मैं करूंगा वो ये कि मैं सिर्फ बुलेट वर्ड्स को लिखूंगा और उन वर्ड्स से रिलेटेड बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन्हीं को सिर्फ हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को। और जो हमारा पहला चैप्टर है वो है क्या, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे सबसे पहली जो चीज आप लोगों को समझनी है वो है क्या, कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। सबसे पहली चीज यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड अपनी जहां पे भी आप लोग राइट डाउन कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो ना, वहां पे ये वर्ड लिख लेना। क्या लिखोगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, क्या केमिकल रिएक्शन क्या होती है। कहीं पे भी अगर केमिकल चेंज हो रहा है, क्या केमिकल चेंज अगर कहीं पे हो रहा है, इफ देयर इज एनी केमिकल चेंज इज हैपनिंग, इट मीन्स देयर इज केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। आ रही बात समझ में। इसका मतलब कहीं पे अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो वहां पे क्या है, फिर केमिकल रिएक्शन जो है वो होगी। दूसरी चीज है कि केमिकल इक्वेशन क्या है, क्या केमिकल इक्वेशन क्या है। So chemical equation is what? It is representation of chemical change। क्या chemical change का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। देखो, अब केमिकल इक्वेशन ना फिर वर्ड फॉर्म में हो गई या फिर जो सिंबॉलिक फॉर्म में होती है केमिकल इक्वेशंस, वो हो गई। बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है क्या, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्या है, अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ होगा जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होंगी। क्या होंगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होंगी कुछ। अब आपको ध्यान ये देना है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट इन रिएक्टेंट is equals to the number of atoms of that element in the product। इसका मतलब कि balanced chemical equations are those equations in which the number of atoms of every element in reactant is equal to the number of atoms of that element in the product। ये तो उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। बट बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन हम लोग करते कैसे हैं, तो उसका जो मतलब क्यों किया जाता है, तो वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस को करते हैं। क्या इसकी डेफिनेशन है वो भी मैंने आपको बता दी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा बार मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, वो है क्या, मैग्नीशियम रिबन को लेकर के। क्या, मैग्नीशियम रिबन। आपके इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैग्नीशियम रिबन को यूज किया गया है और उसका क्या कर रहे हैं, बर्निंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बर्निंग। अब ये जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है, तो बर्निंग से जस्ट पहले इस मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। अब ये क्लीन क्यों करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है क्या, कि वाई वी हैव टू क्लीन दिस मैग्नीशियम रिबन बिफोर द बर्निंग। तो उसका रीजन क्या है, इस क्लीनिंग का रीजन क्या है, इसका रीजन है टू रिमूव, क्या, रिमूव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। जो मैग्नीशियम की रिबन होगी उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम गई होगी, इस वजह से बर्निंग से पहले हम लोग उसको क्लीन करेंगे। समझ में आ गया। नाउ अभी आपको ये समझ में आ गया कि बर्निंग से पहले उसको क्लीन करेंगे। अब बर्निंग करते समय होगा क्या, कि मैग्नीशियम रिबन का होगा क्या, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन कर जाएगा। रिएक्शन क्या आएगी, उस रिएक्शन को जरा हल्का सा हम लोग देख लेते हैं कि मैग्नीशियम, आपको पता है कि ये मेटल है, तो मेटल हमेशा अब मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होगा, वो सिंगल होगा। तो मैग्नीशियम प्लस O2, आपको पता है ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा। अब बनता क्या है ये, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये है स्केलेटल इक्वेशन, जो अभी हमने ऊपर समझा है वो है स्केलेटल इक्वेशन। अगर इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 कर देंगे और यहाँ पे भी 2 कर देंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। बट अभी ये चीज़ें पूरी समझ में आ गई, जितना अभी तक हमने पढ़ा है उतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे हमने एक चीज़ ये देखी थी, केमिकल चेंज। कहीं पे अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो इसको कैसे पता करो कि केमिकल चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब देखो 2-3 चीज़ें हैं। क्या, चेंज इन स्टेट। क्या, चेंज इन स्टेट से भी आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई सब्सटेंस है वो पहले लिक्विड था फिर सॉलिड हो गया तो चेंज इन स्टेट हो गया, इसका मतलब वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो सकती है। दूसरा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। फिर क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि चेंज इन टेम्परेचर हो जाए, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। और यहां पे मैं एक चीज बोलूंगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्या, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। कभी अगर इस तरीके से हो रहा है तो इसका मतलब जनरली वहां पे कोई एक केमिकल एटसेट्रा भी लिख देते हैं इसमें, और भी 1-2 चीजें हो सकती हैं, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, चेंज इन स्टेट हो गया। कोई एक चीज मिस हो रही है, वो है चेंज इन कलर, ठीक है। इसमें लिख लेना, फिर इसको चेंज इन कलर को भी लिख लेना। तो ये वो चीजें हैं जिनको देख करके आपको लगता है कि कहीं पे केमिकल चेंज हो रहा है। समझ में आ गया अभी, ठीक है। आगे हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। पहला जो टाइप है वो है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बोल देते हैं इसको, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। पहला क्या हो गया हमारा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, जिसमें व्हेन 2 or more than 2 reactants combine together to form a single product। डेफिनेशन अगर आप लोगों को लिखनी है, आप लोग ऐसे लिख लो, मैं वर्बली बता रहा हूं। क्या, when 2 or more than 2 reactants combine together to form a single product, such reactions are known as combination reactions। एग्जाम्पल यहां पे देख लो, जैसे मान लो अगर मैं कॉपर का रिएक्शन कर रहा हूं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो यहां पे CuO मिल रहा है, तो ये कंबाइन कर गया है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऐसी जितनी भी रिएक्शंस होंगी ऐसी सेम अभी हमने जो ऊपर देखा, क्या, मैग्नीशियम प्लस O2 जो हमने देखा, हमारा क्या बन रहा था, MgO। अभी ये जो भी मैं बना रहा हूँ ये स्केलेटल इक्वेशंस है, आप चाहो तो इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है।
तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। देख रहे हो दो रिएक्टेंट्स हैं और एक एक प्रोडक्ट हमको मिल रहा है। तो रिएक्शंस इन विच 2 or more than 2 reactants combine together to form a single product, those reactions are known as combination reactions। ठीक है, एक दो एग्जांपल आपकी बुक में देखता हूं अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो। सो यहां पे ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक क्विक लाइम का एग्जांपल है जो कि नॉर्मली पूछा भी जाता है। क्या क्विक लाइम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। कभी कभी ये नाम से भी आ जाता है ये क्विक लाइम। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है ये, क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग किसके साथ कराएं? H2O, वाटर के साथ अगर हम लोग कराएं तो फॉर्मेशन किसकी होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। क्या है ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते क्या है? ये है स्लेग्ड लाइम। क्या है? स्लेग्ड लाइम। ध्यान रखना, मैं बीच में बता भी दे रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, क्या कि क्विक लाइम इज यूज्ड, फिर आगे कोई एक रिएक्शन बना देंगे। तो आपको ध्यान रखना है क्विक लाइम किसको बोला हुआ है? कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड का नाम है क्विक लाइम। ऐसे ही अगर बोल दिया स्लेग्ड लाइम की बात चल रही है, या फिर ये बोल दिया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन है। ठीक है ना? अच्छा, नाउ तो ये जो रिएक्शंस अभी हमने किए हैं ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? व्हेन सिंगल रिएक्टेंट्स स्प्लिट एंड गिव 2 or more than 2 प्रोडक्ट्स। व्हेन सिंगल रिएक्टेंट मतलब एक ही रिएक्टेंट है जो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट हमको फॉर्म करके दे दे, तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, फिर एक है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, अभी मैं इसके बारे में आपको पूरा मतलब इसके एग्जांपल भी दूंगा। डिकम्पोजिशन, ठीक है, और उसके बाद है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, देखो थर्मल डिकम्पोजिशन तो वो हुआ जहां पे आपको, अच्छा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक चीज और ध्यान रखनी है। क्या? कि यहां पे जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एक रिएक्टेंट है जो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट हमको दे रहा है। ठीक है ना? तो ऐसे रिएक्शंस में रिक्वायरमेंट किसकी है? रिक्वायरमेंट ऑफ हीट है। क्या है? रिक्वायरमेंट ऑफ हीट बोल दो या फिर एनर्जी बोल दो। मैं यहां पे एनर्जी बोल रहा हूं। ठीक है, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया हीट। ठीक है, तो यहां पे रिक्वायरमेंट ऑफ हीट एनर्जी है। जिस भी रिएक्शन में हीट की रिक्वायरमेंट हो, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट हो, जिसको आप हीट दोगे तब वो रिएक्शन होगी, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। और यहां पे क्या हो रहा है? जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है ना, जैसे एक और एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ना, एक छोटा सा एग्जांपल ध्यान रखना। क्या? कि कार्बन का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं हम लोग, तो ये हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन, ध्यान रखना, कोयले में क्या होता है? कार्बन होता है। जब उसको बर्न करोगे तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, फॉर्म क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। और उसमें क्या होता है? आपको हीट मिलती है। सर्दियों का टाइम चल रहा है, आप लोग हाथ भी सेक सकते हो उस पर। तो ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है ना, ये जनरली क्या है? तो ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या है ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, देखो क्या है ना कि मैं बुक लेकर के, मतलब बुक मेरे सामने है, बट फिर भी मेरी कोशिश ये है कि मैं कोई भी चीज़ छोड़ूं ना। ठीक है, इसी वजह से कभी कभी ऐसा हो रहा है कि कोई चीज़ ऊपर की अगर याद आ रही है तो मैं लिखवा दे रहा हूँ। आप लोगों को करना ये है कि नोट्स बनाओ, फिर उसको एक बार खुद से रिवाइज कर लेना। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो भी मैं वर्ड्स जो बता रहा हूँ, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं पेपर में। आप लोग खुद आकर के कमेंट करने वाले हो कि सेम पॉइंट आपको वहाँ पे पेपर में मिल गए। ठीक है, तो ऐसा ये ध्यान रखना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या है? द रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड
जिसमें हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी हैं, जिसमें आप हीट दे रहे हो, ठीक है ना। और अभी उसके हम लोग एग्जांपल्स देखने वाले हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल ये ध्यान रखना, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे जो हमारी रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, रेस्पिरेशन जो हम लोग सांस ले रहे हैं, जिसमें हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी का ब्रेकडाउन हो रहा है और हम लोगों को एनर्जी मिल रही है, और फिर ऑक्सीजन को हम लोग ले रहे हैं और CO2 को एक्सहेल कर रहे हैं। आप फील कर सकते हो, ऐसा करके अगर देखोगे तो हीट फील होगी। इसका मतलब जो रेस्पिरेशन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक, हीट निकल रही है। ऐसे ही आप एक चीज़ और देखोगे कि अगर हम लोग वेजिटेबल मतलब जो कंपोस्टिंग करते हैं, क्या कंपोस्टिंग, इन सब के ऊपर वन लाइनर्स आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जो कंपोस्टिंग है मतलब जो वेजिटेबल को आपने किसी मटके के अंदर बंद करके रख दिया खाद बनाने के लिए, जो जनरली हमारे घरों में होता भी है, ठीक है। जो किचन का जो वेस्ट होता है, मतलब जो छिलके हो गए आलू के, ये सब, तो हम लोग किसी बर्तन के अंदर रख देते हैं उसको, मतलब एक तरीके से उसको कंपोस्ट बनाने के लिए, ठीक है ना। तो उसमें से भी हीट जनरेट होती है, ठीक है, हीट जनरेट होती है। इसका मतलब रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक दो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के और एग्जाम्पल्स, रेस्पिरेशन मैंने आपको बता दिया है, कंपोस्टिंग मैंने आपको बता दिया है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से आप समझ सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ना वापस आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, जहाँ पे हम लोग चल रहे थे, क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के 3 अलग अलग टाइप्स हैं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तीसरा है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। 3 अलग अलग टाइप के हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब हुआ सिंपली आप हीट दे रहे हो, सिंपली, बहुत सिंपल है, क्या कि अगर आप हीट दे रहे हो और उसके बाद कोई चीज़ें अगर स्प्लिट हो गई, ठीक है ना, अलग अलग चीज़ें आपको अगर फॉर्म हो रही हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। और इसमें कॉपर ऑक्साइड का आपके पास जो बुक में दे रखा है डिकम्पोजिशन का, चलो ठीक है, पहले अपने पास है क्या, आयरन फेरस सल्फेट का, अपने पास फेरस सल्फेट की रिएक्शन है FeSO4। जब आप इसको हीट करोगे, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, और तब फॉर्मेशन किसकी हो रही है, तो ये Fe2O3 की फॉर्मेशन हो रही है अलॉन्ग विद, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्या, SO3, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे हमने हीट प्रोवाइड की, मतलब आपने इसको हीट दिया, चाहे वो बर्निंग करके दे रहे हो, मतलब कैंडल जला करके दे रहे हो, या स्पिट लैम्प जब जला करके दे रहे हो, या फिर गैस पे रख करके इसको हीट देना है, बस आप इसको हीट दोगे, ये इस तरीके से डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल है किसका, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल आपके बुक में बहुत अच्छे से दे रखा है, किसका, वाटर का, किसका, वाटर का। मतलब वाटर का जब डिकम्पोजिशन हो रहा है तो आपको मिल क्या रहा है, H2 मिल रहा है प्लस O2 मिल रहा है, ठीक है। और ये वाली जो रिएक्शन है, कौन सी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि एनसीईआरटी में ये है कैसे। अच्छा, अगर हम लोग इस इक्वेशन को अगर हम लोग बैलेंस करेंगे, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, और उसकी वजह से यहाँ पे भी 2 होगा। अभी ध्यान रखना, इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान रखो, कैसे कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O आपने लिए हैं, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म हो रहे हैं अलॉन्ग विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं जरा, देखो क्या है कि आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपकी बुक में आपको मिलेगा। इसमें आपने वाटर को रखा हुआ है, ठीक है, वाटर है इसमें, और यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे है, फिर यहाँ से कुछ वायर्स हैं ऐसे करके, यहाँ से एक वायर, यहाँ पे अपनी बैटरी लगी हुई है, ठीक है। बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो हो जाएगा आपका क्या, कैथोड, वो क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो हो जाएगा आपका एनोड। ध्यान रखना कि एनोड क्या है, पॉजिटिव है। अब बताओ, ऑक्सीजन जो है ये नॉन मेटल है ना, तो नॉन मेटल है, इसका मतलब ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट होगा किसके टुवर्ड्स, पॉजिटिव के टुवर्ड्स। इसका मतलब कि एनोड के ऊपर अगर हम लोग कोई एक इस तरीके से कोई जार रख देंगे, मतलब कोई अगर जो अपने पास टेस्ट ट्यूब होता है उसको इन्वर्टेड करके रख दें उल्टा करके, तो यहाँ पे जो गैस की फॉर्मेशन होगी ना इस वाले रीजन में, वो कौन सी गैस होगी, तो वो होगी ऑक्सीजन। क्यों, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, मतलब वो नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है, तो एनोड की तरफ आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है ना।
बुक में ऐसा हो सकता है कि उन्होंने एनोड इधर और कैथोड इधर बनाया हो, बट अपने दिमाग में एकदम क्लियरिटी रखनी है कि बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होगा उसको कैथोड बोलते हैं, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उसको एनोड बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ कि अगर हम लोग जो कैथोड है इसके ऊपर अगर कोई इस तरीके की ट्यूब बना करके रख दें, ठीक है, तो कैथोड क्या है, कैथोड नेगेटिव है, वो अट्रैक्ट किसको करेगा, पॉजिटिव वाले को, हाइड्रोजन इसमें पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है तुम्हारा O2 और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है तुम्हारा कैथोड, कैथोड नेगेटिव है तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा H2 और यहाँ पे हो गया आपका O2। स्टार्टिंग से भी मैं यही बताते हुए आ रहा हूँ कि एनोड मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, मतलब O2 आ गया और यहाँ पे H2 हो गया। देखो यहाँ पे ना मैंने वॉल्यूम में भी कुछ डिफरेंसेस रखे हुए हैं, क्यों रखे हैं वो समझो कि ऑक्सीजन जो है वो एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन जो है वो 2 मॉलिक्यूल है। अगर ये 2 मॉलिक्यूल है इसका मतलब इसका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। इसी वजह से जब ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर होता है, ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। अच्छा यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर में जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है वो ट्वाइस दी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ये ध्यान रखोगे, इसका रीजन ही मैंने आपको बता दिया है, इस बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है, इसमें जो एनर्जी मिल रही है ना, जो एनर्जी मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, सन से मिल रही है। कहाँ से मिल रही है, सन से। एनर्जी कहाँ से मिल रही है, सन से मिल रही है। और इसका अपने पास जो एग्जांपल है वो है AgCl का, ठीक है। क्या, सिल्वर क्लोराइड का एग्जांपल है अपने पास। यहाँ पे हमारी सनलाइट इसको ब्रेक डाउन करेगी और ये सिल्वर प्लस Cl2 में इसको कन्वर्ट कर देगी। ध्यान रखना कि यहाँ पे जो एनर्जी हमने यूज़ की है वो किसकी एनर्जी है, सनलाइट वाली, ठीक है। इसमें जो एनर्जी हमारी यूज़ हुई है वो है इलेक्ट्रिसिटी वाली, ठीक है ना, मतलब इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया हुआ है। इसमें सिंपल हमने हीटिंग या फिर बर्निंग ऐसा कुछ किया और इस वाली रिएक्शन को किया। अभी आपको क्लियर पता लग गया होगा कि जो डिकम्पोजिशन है, क्या जो डिकम्पोजिशन है उसके 3 अलग अलग पार्ट हैं, तीनों अलग अलग पार्ट के आपने अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान एक चीज़ का ये रखो कि ये जो अपने पास ये जो AgCl की रिएक्शन है ना सनलाइट के अंदर, इसको बड़े अच्छे तरीके से फ्रेम करके आपको पेपर में देखने के लिए मिलता है। जैसे कि ये जो सब्सटेंस है ये ग्रेइश सब्सटेंस फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई वो जो मेटल या नॉन मेटल ये कौन सा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस रिएक्शन को याद रखना, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें हम लोग एनर्जी कौन सी यूज़ कर रहे हैं, सन की एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। रिएक्शन कौन सी है अपने पास, AgCl की रिएक्शन है, ठीक है ना, सिल्वर क्लोराइड की। नाउ अच्छा, इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना कि इसमें जो अपना ये जो अपना सिल्वर है आपको पता है वो वाइट कलर का होता है, AgCl जो है वो ग्रे कलर का होता है। तो ग्रे सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कन्वर्टेड टू फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट या फिर वाइट सब्सटेंस, विच रिएक्शन इज दिस। तो आपको ध्यान रखना कि ग्रे सब्सटेंस जो है हमारा वो AgCl है, सनलाइट के प्रेजेंस में उसने रिएक्शन की। वाइट सब्सटेंस जो हमारा वो है सिल्वर, और जो क्लोरीन हमारा फॉर्म हुआ जो कि नॉन मेटल है वो गैसेस फॉर्म में इवेपोरेट हो जाएगा। चीज़ें मैं थोड़ी फास्ट करा रहा हूँ, इस वजह से अगर कहीं पे टंग ऑफ स्लिप मतलब स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो थोड़ा सा उसको आप लोग मैनेज कीजिएगा। नाउ अच्छा, इसके बाद है अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि जो मतलब कोई भी एक सब्सटेंस किसी दूसरे मतलब the atom of one element displace the atom of other element from its salt। क्या मतलब इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख देना, क्या लिखना है, ध्यान रखो कि atom of one element displace the atoms of other element from its salt, such reactions are known as displacement reaction, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए अपने पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अगर हम लोग आयरन की रिएक्शन कराएं, Fe की रिएक्शन कराएं CuSO4 के साथ, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी FeSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्योंकि आपको पता है आयरन की वैलेंसी और भी होती है, तो Fe2SO4 का होल थ्राइस भी हो सकता है, ठीक है। बट अभी के लिए आप ध्यान रखो कि FeSO4 का फॉर्मेशन हो गई, कॉपर अलग हो गया। इस रिएक्शन को आप लोग बैलेंस कर लेना। इस रिएक्शन में हुआ क्या कि आयरन का एक एटम था जिसने कॉपर के एटम को
उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर दिया और खुद का सॉल्ट बना दिया। ये रिएक्शंस होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जैसे अपने पास है जिंक के साथ Zn प्लस CuSO4। अब हमको ये पता है कि यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसमें भी सेम वही हो रहा है, जिंक ने कॉपर को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर दिया और खुद का सॉल्ट फॉर्म कर दिया। ये जो रिएक्शंस हैं ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। और इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको पहले बता दी है। नाउ इसके बाद जो है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है कि यहां पे क्या होगा, तो यहां पे होगा एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा किसमें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। आप लोग देखो, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, भाई अगर आप लोग सच में तैयारी अच्छे से करना चाह रहे हो, मेक श्योर कि आपका पेन और नोटबुक आपके हाथ में हो, ठीक है ना। वर्ड्स लिखते हुए चलो, यही वर्ड्स हैं जो कि आपको यूज करने हैं, ठीक है। कहानी साइंस और मैथ्स में कहानी नहीं चलती है, वर्ड्स चलते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्ड्स को यूज करोगे ना अपनी आंसर राइटिंग में, कोई भी टीचर आपको अच्छे मार्क्स देगा, ठीक है। सो लिखते रहो, ठीक है। और दूसरा, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये वीडियोस अच्छी हैं, आपके लिए फ्रूटफुल हैं, आपको मज़ा आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपका गेन हो रहा है, मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें एग्जरेट नहीं कर रहा हूँ और आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सो गुरु दक्षिणा की तरह आप लोग शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं जरा। एक्सचेंज ऑफ आयंस जो है किसमें होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारा एक्सचेंज ऑफ आयंस है। इसकी रिएक्शन जो है हमारे पास वो है, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन करानी है बेरियम क्लोराइड के साथ। सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4, इसकी रिएक्शन करानी है बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ। अब देखो इसमें फॉर्मेशन किस चीज़ की होगी, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होगा क्या कि एक सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्या बनाएगा, ये NaCl बनाएगा, ये सोडियम क्लोराइड हो गया। और ये बेरियम सल्फेट की फॉर्मेशन अलग से हो जाएगी, क्या हो जाएगी, BaSO4। अब एक चीज़ और ध्यान रखो, यहाँ पे ना इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है। क्या होता है, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब ये प्रेसिपिटेट क्या है, तो ये सॉलिड सब्सटेंस हैं जो कि इस रिएक्शन में, मतलब जैसे अगर मैंने एक टेस्ट ट्यूब में ये लिया, एक टेस्ट ट्यूब में ये लिया, दोनों टेस्ट ट्यूब से मैंने चीज़ों को किसी एक चीज़ में पॉर करना शुरू किया, डालना शुरू किया, उन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, तो ये जो NaCl है ना ये सॉल्यूशन में घुल जाएगा। बट ये जो BaSO4 है ना, ये एक प्रेसिपिटेट की तरह, प्रेसिपिटेट का शॉर्ट फॉर्म होता है PPT, ठीक है। प्रेसिपिटेट की तरह ये नीचे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन मैंने सैम्पल पेपर्स में भी देखा है कि सैम्पल पेपर में डायरेक्ट रिएक्शन आ रखी है, ठीक है। इस रिएक्शन को आप लोग बैलेंस कर लेना खुद से। वैसे एक बार बैलेंस करना दिखा देता हूँ कैसे होगा। जैसे यहाँ पे सोडियम 2 है, तो आपको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे सोडियम को 2 करना पड़ेगा। देखो ट्वाइस ऑफ NaCl हो गया अभी, ठीक है ना। अच्छा क्लोरीन बैलेंस हो रहा है क्या, तो क्लोरीन बैलेंस हो गया क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है, जिसका मतलब क्लोरीन भी 2 हो गए। आगे बेरियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सल्फेट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसका मतलब ये बैलेंस हो गया। एक बार जरा बुक में चेक कर लेते हैं, ठीक है, हाँ। तो सेम इसी तरीके से बैलेंसिंग इसकी होगी। ध्यान रखना ये प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ होती है। एक दो रिएक्शंस इसकी और लिख लेते हैं, क्योंकि इसकी रिएक्शंस मैंने जनरली देखा है कि वो इसके लिए क्वेश्चंस को पूछते हैं, बट ठीक है, मुझे अभी ज़रा इसका कोई दूसरा क्वेश्चन बुक में अवेलेबल नहीं दिख रहा है एग्जाम्पल में। चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं फिर। तो वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो सिंपली क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अगर ऐड हो रहा है, अगर कहीं पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। एग्जांपल के लिए Cu+O2 gives you CuO, क्या मिला, इसको क्या बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना। तो कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। सिंपल, जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है वो क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं रिडक्शन।
सो रिडक्शन के लिए एग्जांपल क्या है अपने पास, CuO प्लस H2। रिडक्शन के लिए एग्जांपल है कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन कराना है हाइड्रोजन के साथ, तो फॉर्मेशन किस चीज़ की होगी, तो यहाँ पे CuH2O, ठीक है, कॉपर प्लस H2O। अब देखो क्या है, यहाँ पे ना ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, देखो पहले इसके साथ ऑक्सीजन था, अब इसके साथ ऑक्सीजन नहीं हुआ है, तो जब नहीं है इसका मतलब ऑक्सीडेशन तो नहीं हुआ, फिर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। क्या हुआ, रिडक्शन। समझ में आ रहा है अभी, ठीक है। और जो हाइड्रोजन था इसके साथ यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गया है, तो इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया। अच्छा, ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों चीजें होती हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शंस, इन रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना, या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। तो अभी आपको क्या क्या चीजें समझ में आ गई, आपको समझ में आया कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, जो चीजें मैंने बताया, क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, इसमें रिडक्शन के भी एक ऐसी डेफिनेशन लिख लो, क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा, और दूसरी चीज पता है क्या है, देखो क्या है ना, इसकी और भी बड़ी बड़ी डेफिनेशन है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज नॉट दैट सिंपल थिंग कि मैंने आपको ये चीजें लिख करके खत्म हो गया। हायर क्लासेस में जाओगे, इससे थोड़ा सा और अगर डिस्क्रिप्टिव वीडियो होती ना तो इसमें बहुत कुछ पढ़ने के लिए आता था, लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास रिवीजन वीडियो है, रिवीजन के लिए इतना सही है। नाउ नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा क्या, कोरोजन। क्या है, कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है डिके। क्या, डिके ऑफ आउटर लेयर ऑफ मेटल by the effect of सराउंडिंग इन्वायरमेंट। अच्छा, इसकी डेफिनेशन लिखने का सिंपल सा रीज़न है कि बुक में ढंग से इसकी जो डेफिनेशन वो लिखी हुई नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखोगे। डिके ऑफ आउटर लेयर, क्या, आउटर लेयर ऑफ मेटल बाय द इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग इन्वायरमेंट इज व्हाट इज नोन एज कोरोजन। ध्यान रखना, किसका डिके हो रहा है, मेटल का डिके हो रहा है, कहाँ का, आउटर लेयर का, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे आयरन में होता है, तो आयरन में हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोलते हैं, रस्टिंग। या फिर ब्लैक कोटिंग, क्या, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल किसका है, कोरोजन का है। एक आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, और क्या चीज हो गया, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। क्या, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। ये किसकी वजह से है, तो ये कोरोजन की वजह से है, ठीक है ना। रेस्टिंग किसका एग्जाम्पल है, तो कोरोजन का एग्जाम्पल है। या ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर किसका एग्जाम्पल है, तो ये कोरोजन का एग्जाम्पल है, ठीक है। जनरली ये चीज़ें जो फॉर्म होती हैं ना, ये जनरली मेटल ऑक्साइड की वजह से फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कोरोजन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है रेंसिडिटी। क्या है, रेंसिडिटी। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो रेंसिडिटी क्या हुआ, रेंसिडिटी हुआ फैट एंड ऑयल का ऑक्सीडेशन। फैट एंड ऑयल कहाँ प्रेजेंट था, ये जो कि आपके फूड आर्टिकल्स में प्रेजेंट है। क्या, फूड आर्टिकल्स के अंदर प्रेजेंट फैट या फिर ऑयल का ऑक्सीडेशन जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से जो स्मेल है, फूड की जो स्मेल है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। दूसरी चीज़, एक तो स्मेल चेंज हो गई, दूसरा उसका जो टेस्ट है ना वो भी चेंज होता है। सो बिकॉज ऑफ रेंसिडिटी the smell and the taste of the food get changed because of oxidation of fat and oil that present in the food articles। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे, इस रेंसिडिटी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, इसके, ठीक है। तो प्रिकॉशंस में क्या करोगे आप लोग, प्रिकॉशंस में हो गया कि एयर टाइट कंटेनर में रखोगे। क्या, एयर टाइट कंटेनर में रखोगे। पहली चीज तो ये एयर टाइट कंटेनर। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, दूसरी चीज
कि आप इसमें क्या रखोगे, एंटीऑक्सीडेंट्स को रखोगे, क्या एंटीऑक्सीडेंट्स को रखोगे। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल है अपने पास क्या, नाइट्रोजन। क्या है एग्जाम्पल, नाइट्रोजन। कहाँ प्रेजेंट होता है ये, तो चिप्स बैग्स में होता है। सो अगर क्वेश्चन ये आ जाए वाई नाइट्रोजन इज फ्लश्ड इन दी चिप्स बैग, तो रीजन क्या है कि नाइट्रोजन एक्ट्स एज द एंटीऑक्सीडेंट विच प्रोटेक्ट्स द फैट एंड ऑयल दैट प्रेजेंट इन द चिप्स, ड्यू टू विच the effect of rancidity or the tendency of rancidity of chips and chips और कुरकुरे is reduced। समझ में आ रहा है अभी। अच्छा, ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ना, ये काम क्या करते हैं, फंक्शन कैसे करते हैं, वैसे ये चीज़ आएगी नहीं बट फिर भी बता देता हूँ मैं। ये ऑक्सीजन से पहले खुद, मतलब ऑक्सीजन ऑयल और फैट से रिएक्ट करे उससे पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन खत्म हो गया अब, तो ये ऑयल, फैट एंड ऑयल सेफ है। ठीक है, तो यहां तक था आपका ये फर्स्ट चैप्टर, इसका रिवीजन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग मिलते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये वीडियोस आपके लिए इफेक्टिव हैं और आपको पूरा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो।